हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में। हम अभी तक पढ़ चुके हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्यों करने की जरूरत पड़ती है, कितने तरीकों से किया जा सकता है। उसमें से हमने दो तरीकों पे बात कर ली है इन डिटेल, जो है हमारे पास स्क्रीनिंग और एरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन के ऊपर। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता क्या है ये हमने सीख लिया है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो हमारे पास पार्टिकल खुद अपने आप ग्रेविटी के एक्शन से नीचे बैठता है, तो नीचे आते वक्त उसकी क्या वेलोसिटी होती है, उसी को सेटलिंग वेलोसिटी कहता है। उसी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज हम सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्रोसेस जो कराया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम किस यूनिट में कराएंगे, उस यूनिट की पूरी डिजाइनिंग को बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में कि क्या हम सेडिमेंटेशन टैंक में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लेक्चर सीरीज आपको मिल रही है कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑन द यूट्यूब, ये मंडे टू फ्राइडे हम आपके पास 4 बजे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेकर आते हैं, शाम को 5:30 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स लेकर आते हैं, शाम को 6:30 बजे रेलवे इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं, और दिन में 12 बजे आपको क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं कंप्लीट डिटेल में यूट्यूब पर। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं आपको मंडे टू फ्राइडे, हम इसी के डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं सैटरडे को। अगर आपने मंडे टू फ्राइडे जितना ही पढ़ा है, अगर उसमें से कहीं पर भी कोई डाउट आता है, आप उसे हमारे इस सैटरडे के सेशन में, सैटरडे के लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, डाउट सेशन में आप हमसे हर डाउट क्लेरिफाई कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। दिस इज माय प्रोफाइल दैट यू कैन सी। चलिए तो ये हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। सेडिमेंटेशन के बारे में अभी तक हम जो जानते हैं, हम उसी के बेसिस पर आगे चलते हैं कि भाई सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराना तो जरूर है, पार्टिकल्स को नीचे बिठाना भी है जिनके पास खुद टेंडेंसी है नीचे सेटल डाउन करने की। लेकिन हम उन्हें नीचे बिठाए कहां पर, सेटल डाउन कहां पर कराएं पार्टिकल्स को? तो सेटल डाउन कराने के लिए हमने बनाए सेडिमेंटेशन टैंक्स। सेडिमेंटेशन टैंक दो प्रकार के हम जो है वो बनाते हैं। एक होता है हमारे पास रेफर्ड एज फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक, और एक होते हैं कंटिन्यूअस टाइप टैंक। फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक में क्या होता है, ये जो आप टैंक दिखाई दे रहा है आपको सामने, आप जरा इसको इमेजिन करिएगा। क्या इमेजिनेशन करना है, ये पूरा टैंक है और इस टैंक में एक बार हमने पूरा पानी भर दिया। पूरा पानी भर देने के बाद हम इसे कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। मतलब एक बार टैंक फिल हो गया, कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। विद इन अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के दौरान यह देखने को मिलेगा कि इसमें पाए जाने वाले सारे सेडिमेंट पार्टिकल वो सब नीचे आकर बैठ चुके हैं। एक बार जब वो सारे पार्टिकल नीचे आकर बैठ जाते हैं, उसके बाद हमें ये पूरा पानी काफी हद तक साफ मिल जाता है। जब ये काफी हद तक साफ मिल जाता है, फिर हम इसमें से ऊपर ऊपर से सारा पानी ड्रॉ कर लेते हैं, और नीचे की जो हमारे पास स्लज जमी हुई है हम उसे अलग से रिमूव कर लेते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है हमारे पास, जहां पर हम हमारे टैंक में पानी फिल करते हैं, पार्टिकल्स को सेटल डाउन कराने की कोशिश कराते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर, जो अपने आप होता है, और फिर उसके बाद पानी अलग कर लेते हैं और सेडिमेंट पार्टिकल अलग कर लेते हैं, पानी हमारा साफ हो जाता है। लेकिन ऐसा करने में हम बहुत लंबे समय में बहुत कम क्वांटिटी ट्रीट कर पाते हैं, जो कि म्युनिसिपल सप्लाईज के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। छोटी जगहों में जनरली हो जाता है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्युनिसिपल सप्लाईज में ये चीज नहीं कर पाए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है और समय भी बहुत कम होता है। तो दोनों ही चीजें इसके लिए सुटेबल नहीं है। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, हम कंटिन्यूअसली पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में इनलेट कराएंगे, कंटिन्यूअसली पानी को सेडिमेंटेशन टैंक से आउटलेट में लेकर आते चले जाएंगे। तो कंटिन्यूअस हमें जितना पानी हमें रोज म्युनिसिपल सप्लाईज में देना है, हम उतना ही पानी हमारे सेडिमेंटेशन टैंक से रोज पास कराते चले जाएंगे। कंटिन्यूअसली उसमें से सेडिमेंट पार्टिकल नीचे बैठते चले जाएंगे, साफ पानी आगे निकलता चला जाएगा। ऐसा करने वाले जो हमारे टैंक्स होते हैं उन्हें कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक कहा जाता है।
तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसी टैंक को अब इमेजिन करूं कि यहां से इनलेट आ रहा है हमारे पास पानी का, उस पानी में सेडिमेंट पार्टिकल भी आ रहे हैं, हमने बेफल वॉल्स क्रिएट कर दी है, तो उसमें होगा क्या, हमारे पास यहां पर जो हमारे पानी की फ्लो वेलोसिटी ऊपर ऊपर ज्यादा मिलती है और नीचे नीचे कम हो जाती है, हम उस शॉर्ट सर्किटिंग को भी रिड्यूस करा देते हैं बाय द यूज ऑफ बेफल वॉल। तो जितने भी सेडिमेंट पार्टिकल आते हैं सब नीचे बैठते हैं, साफ पानी यहां से कंटिन्यूसली बाहर निकलता चला जाता है। कंटिन्यूस पानी का आते रहना, कंटिन्यूस पानी का जाते रहना, और इस दौरान सेडिमेंट पार्टिकल का नीचे बैठते चले जाना, ये सब होना हमारे सिर्फ कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में पॉसिबल है। जो ये कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, इनके अंदर हमारे पास फ्लो दो तरीके से होता है। अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है टैंक के अंदर, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां से हमारे पास इनलेट है और यहां से हमारे पास आउटलेट है, तो इनलेट में कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, आउटलेट में कंटिन्यूसली पानी बाहर जा रहा है, और अगर ये सब हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसे बेसिकली कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप कॉन्टिन्यूस फ्लो टैंक। और अगर ये सब चीजें वर्टिकल फ्लो में हो रही है तो वो सब कहलाएगा वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इफ टैंक प्लान इज rectangular and flow is longitudinal, तो या तो हमारे पास फ्लो मतलब टैंक का प्लान रेक्टेंगुलर बन जाए, ऊपर से रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, और फ्लो जो है वो लॉन्गिट्यूडनली चले, तो हमारे पास वो वाला केस भी हॉरिजॉन्टल फ्लो में आएगा। और साथ ही साथ अगर बात करूं मैं, हमारे पास इफ हटा देते हैं, सो विल जस्ट मेक इट एज टैंक प्लान इज सर्कुलर एंड फ्लो इज रेडियल। क्या मतलब हुआ इसका, इमेजिन करना, टैंक बनाया आपने रेक्टेंगुलर, एक जगह से इनलेट दिया, एक जगह से आउटलेट ले रहे हो, पानी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस दौरान पार्टिकल रिमूव होंगे। अगर आपने टैंक बनाया सर्कुलर डायमेंशन का, तो पानी आपको बीच में से लेकर आना पड़ेगा, फिर पानी चारों दिशा में रेडियली बाहर की तरफ बढ़ते हुए सारे पार्टिकल्स को रिमूव करा पाएगा। क्यों, जैसे जैसे बाहर बढ़ता चला जाएगा, एट द आउटर पेरिफेरी हम साफ पानी कलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास जब तक ये बाहर आ रहा होगा इसमें से सेडिमेंट पार्टिकल नीचे बैठ रहे होंगे। तो दोनों ही तरीके हमारे पास, जब हम हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर प्लान के टैंक में भी देखने को मिल सकता है, फ्लो लॉन्गिट्यूडनल होता है वहां पर, सर्कुलर प्लान के टैंक में भी देखने को मिल सकता है, फ्लो वहां पर रेडियल हो जाता है। वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक के अंदर हमारे पास यहां पर टैंक का प्लान सर्कुलर होता है, टैंक प्लान इज सर्कुलर एंड फ्लो इज वर्टिकल अपवर्ड, एंड फ्लो इज वर्टिकल अपवर्ड। मतलब कि आप समझ लीजिए कोन है हमारे पास, उसमें नीचे से पानी ऊपर भेजेंगे तो पानी का फ्लो वर्टिकल आएगा, और जब यहां से बाहर चला जाएगा उस दौरान सारे सेडिमेंट पार्टिकल हमारे रिमूव हो रहे होंगे। कैसे होता है इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक को हम जो है वो क्यूसेंट टाइप भी कहते हैं। क्यूसेंट टाइप मतलब एकदम शांत, पानी पड़ा रहेगा अपने आप रिमूव होता चला जाएगा। जनरली इसको प्रेफर नहीं करते, प्रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप टैंक को। ठीक है, तो उसी में से पहला केस पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप कॉन्टिन्यूस टैंक, जिसमें हमारे पास जो प्लान है वो क्या है, रेक्टेंगुलर प्लान। तो हमारे पास ये टैंक कैसा दिखाई पड़ेगा इसी पर विचार कर लेते हैं।
चलिए, तो यहां पर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक हमारा टैंक है। इस टैंक में मैं यहां से इनलेट लेता हूं पानी का। जो हम यहां से इनलेट लेते हैं, तो इमेजिन करिएगा कि फ्लो यहां से आ तो रहा है, इसके थ्रू हमारे पास जितना भी पानी आएगा, ठीक है, मान लेते हैं उस पानी के साथ साथ हमारे पास कोई सेडिमेंट पार्टिकल आ रहा है। दिस इज दी सेडिमेंट पार्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इस सेडिमेंट पार्टिकल के साथ होगा क्या, पानी यहां से अंदर तो आ रहा है और यहीं से हमारे पास बाहर भी जाएगा, यहीं से हमारे पास बाहर भी जाएगा। तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, बाहर यहां पर हमारे पास हमारी वियर लोडिंग लगी हुई है, पानी इसी के अंदर जाएगा, पानी जो है वो हमारे पास इसी के अंदर जा रहा होगा। तो इसी के अंदर कलेक्ट हो रहा होगा पानी हमारे पास, वही हम यहां पर भी शो कर सकते हैं। क्या बना रहा हूं मैं, उसको जरा ध्यान से समझते चले जाइएगा। अब मैंने यहां पर क्या किया आपके सामने, मैं अपने हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में जो रेक्टेंगुलर प्लान का टैंक होता है, मैं उसका साइड व्यू आपको दिखा रहा हूं। जब साइड व्यू दिखा रहा हूं तो मैं दिखा रहा हूं कि यहां से इनलेट है हमारे पास और यहां से हमारे पास आउटलेट है। तो पानी हमारे पास यहां से ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता चला जाएगा। उस दौरान हमारा ये जो सेडिमेंट पार्टिकल है, ये अपनी सेटलिंग वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ इसका डायमीटर है, तो ये इसकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी। चूंकि पानी आगे बढ़ते चले जा रहा है, तो इस पानी के पास आगे बढ़ने की एक हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी भी होगी, विच कैन बी रेफर्ड एज VH के बराबर। VH, ठीक है। अब होता क्या है कि इन दोनों ही वेलोसिटी के अभाव में ये पार्टिकल हमारे पास धीरे धीरे नीचे भी आना चाहता है और आगे भी बढ़ता चला जाता है। हमारा यहां पर अजम्पशन ये होता है कि हमारा ये पार्टिकल तभी सेटल डाउन माना जाएगा जब ये आगे चलकर स्लज जोन में सेटल ना कर जाए। कहां पर सेटल ना कर जाए, स्लज जोन में सेटल ना कर जाए। वेयर इज द स्लज जोन, ये रहा हमारे पास हमारा स्लज जोन। दिस इज द स्लज जोन दैट वी हैव। इस स्लज जोन में जब तक हमारा पार्टिकल सेटल डाउन नहीं कर जाता, तब तक हम मानेंगे नहीं कि हमारा पार्टिकल जो है वो सिस्टम में से रिमूव हो गया है, क्योंकि इस वाले रीजन के अंदर पार्टिकल सस्पेंशन में है, जो कि थोड़े बहुत भी टर्बुलेंस आने की वजह से पार्टिकल फिर से सस्पेंड होके हो सकता है सिस्टम में से वापस बाहर चला जाए। हम नहीं मानेंगे उसे कि वो पार्टिकल सेटल डाउन हुआ है। हम ये भी मान के चलेंगे कि हमारे पास जब ये पार्टिकल यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनिशियली जहां से ये इनलेट हुआ है, वर्टिकल सेक्शन में हर साइज का पार्टिकल हो सकता है जिसकी मात्रा ऑलमोस्ट सेम रहेगी। एक ये मान के चलेंगे। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं इस टैंक के डायमेंशन की बात करूं, तो ये हमारे पास होता है इस टैंक की लेंथ। ये चूंकि स्लज जोन है जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट जो नीचे बैठेंगे उन्हीं को हम यहां पर जो है वो अलाउ करेंगे, या ये रीजन उसके लिए फिक्स कर देंगे। तो पार्टिकल को नीचे बैठने की कितनी जगह मिल जाती है उसे कहते हैं सेटलिंग डेप्थ, या वी कॉल इट एज H रेफर्ड एज सेटलिंग जोन। अब हमारे पास हमारे टैंक का H हो गया सेटलिंग जोन, कुछ हो गया इसका स्लज जोन, जो कि हमारे टैंक की डिजाइनिंग में हम इसको अलग से प्रोवाइड करके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरे पास यहां पर अगर देखूं तो इसी टैंक का हमारे पास यहां पर यही होता है हमारा सेटलिंग जोन, और इसे मैं कहता हूं एज द विड्थ ऑफ द टैंक।
विड्थ ऑफ द टैंक, मतलब अगर आप इसे साइड से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको इसकी लेंथ दिखाई देगी और इसकी हाइट दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसके सामने से आकर देखोगे तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, विड्थ दिखाई देगी और इसकी हाइट दिखाई देगी। एक और भी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो जानना कि जो विड्थ है और हाइट दिखाई दे रही है, तो ये बनता है हमारे पास फ्रंट व्यू, ये बनता है इसका साइड व्यू। तो यहां लिखता हूं मैं, और ये बनता है इसका हमें ये देखने को मिलता है यहां पर कि जितना भी हमारे पास यहां पर स्लज डिपॉजिट होगा, अब वो स्लज कंटिन्यूसली टैंक चल रहा है, फ्लो कंटिन्यूअस है, फ्लो कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास समय ही नहीं कि हमारा टैंक खाली कब होगा और हम उसमें से पानी कब बाहर निकालेंगे और कब सेडिमेंट पार्टिकल बाहर निकालेंगे। कंटिन्यूअस है, 24 घंटे, मतलब कंटिन्यूअस चलते चले जा रहा है। ऐसे में पानी तो साफ होते चले जा रहा है, लेकिन ये डिपॉजिट तो बढ़ता चला जाएगा ना। हमें उसी डिपॉजिट को कंटिन्यूअसली उसी स्लज जोन की लिमिट में रखना है, तो हमें डी स्लज भी करते रहना पड़ेगा। तो डी स्लजिंग के लिए थोड़ा सा स्लोपिंग साइड बनाई जाती है यहां पर। ये हमारे पास यहां पर नीचे एक गेट लगा होता है, विच कैन बी ओपन विच कैन बी क्लोज्ड। ओपन कर देंगे तो सारा स्लज बाहर आ जाएगा, बंद कर देंगे तो वापस से जगह मिल जाएगी स्लज को सेटल डाउन होने की। तो हमारे पास यहां पर दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, पार्टिकल कंटिन्यूसली सेटलिंग वेलोसिटी और इसके हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के प्रभाव में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और आगे बढ़ते चले जाने पर एक्सट्रीम कंडीशन मानी जाती है कि भाई जब तक कि ये एक एल डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल ना कर ले इन द लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस एच ट्रेवल ना कर ले इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तब तक हम इसका सेटल्ड होना मानेंगे नहीं। तो मुझे बताओ, पार्टिकल जब सिस्टम में एंटर किया और कब ये सिस्टम में से एग्जिट कर गया, मतलब किसे कहेंगे सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। या तो यहां से बाहर चला जाए, कितने समय में चला जाएगा वो भी हमारे पास हम मानेंगे कि सिस्टम में से बाहर चला गया, और जब ये सेटल डाउन कर जाएगा तब भी हम मानेंगे कि ये हमारे सिस्टम में से रिमूव हो चुका है। तो कितना समय लगता है इसे, उसी को हमें चर्चा करना है। तो हमारे पास कंसिडरिंग द पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, तो व्हाट इज 1 to 2? दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक पहुंचने में अ पर्टिकुलर टाइम इसे लगता है, विच इज रेफर्ड एज डिटेंशन टाइम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, हियर डिटेंशन टाइम कैन बी रेफर्ड एज, जरा देखिएगा आपको अगर यह पता चले कि हमारा पार्टिकल वीएच वेलोसिटी से एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमारे पास इतना डिस्टेंस अगर मैं इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करता हूं, तो मैंने यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना ट्रेवल कर लिया, एल ट्रेवल कर लिया इस स्पीड से, कितने समय में, टीडी टाइम में। तो एल अपॉन वी एच कम्स आउट टू बी डिटेंशन टाइम। उतने ही समय में व्हाट पार्टिकल डिड इज, उतने ही समय में ये पार्टिकल ने यहां से यहां तक आने में इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया इस स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच अपॉन वी एस के बराबर। एच अपॉन वी एस के बराबर। अब यहां पर अगर हम बात करें, हम एक और भी चीज जानते हैं, सिंस वी नो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और हमारे पास डिस्चार्ज इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी में ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है हमारे पास, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है वो कंसीडर किया जाता है डिस्चार्ज निकालने के लिए। वेलोसिटी तो हमें पता होती है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं
ठीक है, हमारे पास इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मुझे बताना इफ आई राइट डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर डिस्चार्ज देखना चाहता हूं तो वेलोसिटी कौन सी है, VH है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया आएगा, एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, ये वाला। पार्टिकल ऐसे आ रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अब हमारे पास ये जो मैंने यहां पर बनाया है, ये यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगुलर टैंक में, यहां पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकलेगा, तो हमें एक्चुअली में हमारा पूरा का पूरा फ्लो का डिस्चार्ज अगर देखना भी हुआ तो हाउ वी कैन से इट एज, हमारे पास डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू VH के बराबर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू VH के बराबर, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज VH इज इक्वल टू व्हाट, डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, रिटर्न एज Q अपॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनेगा, जरा डायग्राम में देख के बना दो। ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, H इंटू B के बराबर, H इंटू B के बराबर। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप डेवलप होकर आता है। अच्छा, इसी के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन डिस्चार्ज को कैसे लिख पाओगे, सेटलिंग वेलोसिटी क्या दिखा रही है, पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। मतलब अगर आप ये बताना चाहो कि कितना डिस्चार्ज आ रहा है, सेट अगर पार्टिकल बस ये वेलोसिटी, मतलब या तो पार्टिकल को यहां इमेजिन कर लो और पानी को ऊपर बहता हुआ मान लो, या फिर पानी को स्थिर मान लो और पार्टिकल को नीचे जाता हुआ मान लो। बात तो एक ही रिलेटिव स्पीड की बात आ जाएगी। पार्टिकल को वहीं मान लिया तो वर्टिकल डायरेक्शन में यह मानना पड़ेगा पानी ऐसे बढ़ रहा है। अगर पानी ऐसे बढ़ रहा है तो पानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एरिया बनेगा वो बनेगा प्लान एरिया। तो उस केस में डिस्चार्ज को कैसे लिखा जा सकता है, डिस्चार्ज कैन बी रिटन एज प्लान और सरफेस एरिया इंटू VS के बराबर। तो यहां से लिखा जा सकता है VS इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन प्लान और सरफेस एरिया विच कैन बी रेफर्ड एज डिस्चार्ज अपॉन, डिस्चार्ज के नीचे सरफेस एरिया क्या बनेगा, ये है सरफेस एरिया। तो ये तो हो गई हमारे पास विड्थ हो गई, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ। तो हमारे पास L इंटू बी के बराबर। अब जरा मुझे यह सोचकर बता दो कि आपका जो VH निकल कर आ रहा है, VH में आप मुझे बता दो क्या हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी में लेंथ का कहीं जिक्र आया, कहीं पर भी नहीं आया। हॉरिजॉन्टली जब हमारे पास हम हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी डिपेंड करेगी क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तुम अगर आगे बढ़ते बढ़ते क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दोगे, एरिया कम कर दोगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कौन सी वेलोसिटी बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास VH डिपेंड किस पे करता है, बात ध्यान रखिएगा, VH डिपेंड्स ऑन किस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, एंड नॉट ऑन लेंथ ऑफ टैंक, एंड नॉट ऑन लेंथ ऑफ टैंक। बात जो है वो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल ऐसे के ऐसे ही पूछ लेता है। अच्छा, वहीं पर मुझे बताओ VS के बारे में क्या समझ में आता है। सेटलिंग वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया पर।
तो हमारे पास Vs डिपेंड्स ऑन प्लान एरिया एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ टैंक। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द टैंक। तो ये जो है वो छोटी सी बातें आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें कि सेटलिंग वेलोसिटी की बात चल रही है, तो सेटलिंग वेलोसिटी हमारे पास अगर हम देखें भी तो किसी भी कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल विल बी रेफर्ड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट, विल बी रेफर्ड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट। क्या इसका मतलब होता है, इसको जरा समझते हैं। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारे पास किसी कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी को बोला जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स हैं, हमारे पास अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स हैं। एग्जांपल लेकर चलते हैं। फाइन, चार अलग अलग साइज के पार्टिकल लिए हैं मैंने इसका डाया लिखा D1 के बराबर, मैंने इसका डाया लिखा D2 के बराबर, मैंने इसका डाया लिखा D3 के बराबर और मैंने इसका डाया लिखा D4 के बराबर। अब जरा मुझे सोच के बताइएगा कि अगर हमारे पास ये अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं तो इन पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन करने में जो इनको वेलोसिटी अचीव होगी उसे कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। और सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं Vs इज इक्वल टू G-1 GD स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। मुझे इसमें से जरा ये सोच के बता दो, आपकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है डाया के स्क्वायर पे। और एक और भी चीज आपको पता है कि आपका जो डिटेंशन टाइम है वो आपके सेटलिंग वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास हमें यह भी पता है कि हमारा जो डिटेंशन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेटलिंग वेलोसिटी के, एक ये भी चीज पता है। तो अब जरा मुझे बता दो, जिस पार्टिकल का डाया छोटा और जिस पार्टिकल का डाया बड़ा, जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा सेटलिंग वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, मतलब पार्टिकल उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। थोड़ा छोटा हुआ थोड़ी धीरे धीरे आएगा, थोड़ा और छोटा हुआ और धीरे धीरे आएगा, और छोटा हो गया और धीरे धीरे आएगा। अब जरा ये बताइएगा मुझे, अगर पार्टिकल का डाया हमारे पास जितना ज्यादा बड़ा है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारे पास जितने ज्यादा बड़ा साइज पार्टिकल की उतनी ही ज्यादा बड़ी सेटलिंग वेलोसिटी। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि जितनी ज्यादा बड़ा साइज का पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उतनी ही तेज है, तो वो टपाक से नीचे आ जाएगा। दूसरा पार्टिकल थोड़े समय में नीचे आएगा, तीसरा पार्टिकल समय लेके आएगा नीचे, चौथा पार्टिकल आ ही रहा है।
आपने देखा कि ये नीचे आ रहा है, आप गए, आप खाना खा के आए, तब आपने देखा ये तब भी नीचे आ रहा था। क्या हुआ? हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसे कई सारे साइज के पार्टिकल आते हैं, और जितनी भी अलग अलग साइज के पार्टिकल टैंक में आते हैं, हमारा पर्पस क्या है? हमने टैंक बनाया, हमारा पर्पस है हम इसमें से क्या रिमूव कराएंगे? पार्टिकल्स रिमूव कराएंगे। कितने? सारे। करा लो सारे पार्टिकल रिमूव। इसको रिमूव कराने जाओगे, इतनी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इतनी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। थोड़ा वो भी डिस्टर्बेंस हुआ, फिर से डिस्टर्ब होके फिर नीचे आना चालू कर देगा, फिर नीचे आना चालू कर देगा। अगर तुमने इस वाले पार्टिकल के लिए वेट किया, हो सकता है आपको 48 घंटे लग जाए। म्युनिसिपल सप्लाईज आपको तो हर 24 घंटे में करना है। तो अगर एक ही पार्टिकल पे अटक गए आप, जो कि बहुत छोटी साइज का है, पता चला आप पानी आगे भेज ही नहीं पाओगे। अगर पानी भेज ही नहीं पाओगे तो इतना 100% पार्टिकल रिमूव करने का मतलब ही क्या निकला? आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया, एग्जाम ही ना निकले तो मतलब क्या निकला? नो यूज ऑफ स्टडिंग इन डिटेल। तो वो वाली चीज हो जाती है। हमें यह सोचना है कि हमारे पास जितनी ज्यादा बड़ी साइज का पार्टिकल, उसका डिटेंशन टाइम भी उतना ही कम। उसका डिटेंशन टाइम उतना ही कम, समय उसको उतना ज्यादा लगेगा। मान लो हमें थ्रू दी आईएस कोडल प्रोविजन ये पता चल जाए कि हम कितना समय ले सकते हैं हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में पार्टिकल को अंदर लाने के बाद, कितनी देर में हम उसको पार्टिकल को सिस्टम में से बाहर रिमूव करवाना इमेजिन कर सकते हैं। क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट? नहीं। पानी अंदर आया, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन इतने धीरे चलेगा कि पार्टिकल हमारा उसी टाइम दौरान धीरे धीरे नीचे आके सेटल डाउन भी कर जाए। तो पार्टिकल को सेटल डाउन होने में कितना समय लगे, उसी को तो हम कह रहे हैं डिटेंशन टाइम। और वो कितना हो सके, अगर हमारे पास if this is considered as design period for sedimentation tank, if this is considered as the design period for sedimentation tank, तो हमारे पास हम ये कहेंगे कि हम इतने समय में हम जिस साइज के पार्टिकल को रिमूव करा सकते हैं, हम इसी साइज को नाम देंगे कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल। क्या नाम देंगे इसको? कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल। इसी को नाम दिया जाएगा कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल। और इस कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, इस कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी नीचे सेटल डाउन करने की, उसी को नाम दिया जाएगा सरफेस ओवरफ्लो रेट। क्या नाम दिया जाएगा उसे? सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसका मतलब अब यह होता है कि अगर कोई पार्टिकल जिसकी साइज कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल से बड़ी हो, हमारे पास तो डिटेंशन टाइम इतना अवेलेबल है TD2 के बराबर, जो कि हम एज अ डिजाइन पीरियड लेके चल रहे हैं सेडिमेंटेशन के लिए कि भाई इतना समय लेके चलना है। इतने समय में D2 साइज का पार्टिकल नीचे आके बैठ जाएगा, लेकिन D1 साइज का पार्टिकल उससे ही बड़ा है, वो और कम समय में आके बैठ जाएगा। लेकिन जो D3 साइज पार्टिकल और D4 साइज पार्टिकल है, D1 भी नीचे आ रहा है, D2 भी नीचे आ रहा है, D3 भी नीचे आ रहा है। D3 को समय लग रहा है TD3 के बराबर।
अगर ये समय ज्यादा है TD2 से, अगर ये समय ज्यादा है TD2 से, तो TD2 तक तो पार्टिकल D2 साइज का नीचे बैठ जाएगा। D3 वाला नीचे बैठने की कोशिश कर ही रहा था, इतने में पानी आगे निकल जाएगा, तो ये वाले साइज के पार्टिकल सारे नीचे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन D1 साइज का पार्टिकल चूंकि ज्यादा बड़ा है, तुरंत नीचे आके बैठ जाएगा, उसको समय कम लगता है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास हर वो पार्टिकल जो कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल के बराबर का होता है, या उससे बड़ी साइज के पार्टिकल अगर हमारे टैंक में पाए जाते हैं, तो ये तो सिस्टम में से 100% रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो छोटी साइज के पार्टिकल होते हैं, एक तो इनकी वेलोसिटी कम होती है सरफेस ओवरफ्लो रेट से, और साथ ही साथ ये पार्टिकल को समय ज्यादा लगता है। तो ऐसे पार्टिकल सिस्टम में से सारे रिमूव हो जाए गारंटी नहीं है, कुछ रिमूव हो जाए, हो सकता है, वरना कुछ रिमूव नहीं भी होंगे। सर जो नहीं होंगे उनका क्या करेंगे, देखेंगे आगे कुछ क्या करना है। लेकिन ऐसे कितने पार्टिकल जो रिमूव नहीं हो जाते, वो निकालने के लिए बात की जाती है हमारे पास। सो इफ वी कंसिडर D2 एज द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल, then all particles greater than or equal to D2 size will settle down, जैसे कि एग्जांपल D1 D2, and the particle smaller than D2 size will not settle 100%, and their percentage removal can be calculated by percentage removal of smaller size particle is। क्या होता है, तो अगर मान लो मेरे पास, मैं ये बात करता हूं कि उस TD2 टाइम में, उस TD2 टाइम में हमारा छोटी साइज का पार्टिकल H1 डेप्थ नीचे ट्रेवल किया है, हमारा कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल कैपिटल H डेप्थ ट्रेवल कर लिया है। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर कैपिटल H, हमारा D2 साइज का पार्टिकल कैपिटल H डेप्थ ट्रेवल कर लिया है, छोटी साइज का पार्टिकल शायद कुछ कम ही डेप्थ ट्रेवल किया होगा। तो इन दोनों का ही रेशियो हमारे पास बताता है हमारे डिटेंशन परसेंटेज रिमूवल को। तो परसेंटेज रिमूवल कैन बी गिवन एज स्मॉल h बाय कैपिटल H इंटू 100 के बराबर। ये वाली हाइट जितनी छोटी ट्रेवल होगी एज कंपेयर टू कैपिटल H, उसके उतने ही कम रिमूव होने के चांसेस है, क्योंकि वो उतना ही छोटा भी होगा। तो हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला ये निकल कर आता है, एक और फॉर्मूला निकल कर आता है परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल, विच कैन बी रेफर्ड एज VS I of any other size of particle divided by सरफेस ओवरफ्लो रेट इंटू 100 के बराबर। क्या मतलब होता है इसका, जरा देखो, अगर मेरे पार्टिकल VS2 हो गया मेरा सरफेस ओवरफ्लो रेट, अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे से टर्न करने की इससे जितनी छोटी होगी, मैं उस वेलोसिटी को इससे जब कंपेयर करूंगा तो देखूंगा यार ये तो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और VS2 ऐसे नीचे आ रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी इस पार्टिकल की जितनी छोटी होगी VS2 के मुकाबले, उसके उतने ही कम चांसेस हैं रिमूव होने के। ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें तो परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल VSI अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट इंटू 100, हमारे पास हम इस तरीके से निकाल देते हैं कि कितने परसेंट रिमूव होने के चांसेस हैं। ये वाली वेलोसिटी इसके जितने करीब होगी उतने ज्यादा परसेंटेज रिमूवल के चांसेस हैं, जितनी छोटी होगी उतने कम चांसेस होंगे परसेंटेज रिमूवल के। एक और भी तरीका बनता है, परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल कैन बी रेफर्ड एज DI का स्क्वायर अपॉन कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, या फिर लिखता हूं इसे मैं डाया ऑफ कंसर्न साइज ऑफ
पार्टिकल का स्क्वायर इंटू 100। अब जरा ध्यान रखिएगा, आपके पास आपका जो ये वेलोसिटी का टर्म है, ये वेलोसिटी का टर्म तब वैलिड होता है जब हमारे पास हमारा ये जो कंडीशन है वो फ्लो लेमिनार बल है और डाया ऑफ पार्टिकल लेस देन 0.1 mm निकल कर आए। तो डाया ऑफ पार्टिकल लेस देन 0.1 mm निकल कर आएगा उस केस में जब हम डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास दिस फॉर्मूला इज वैलिड only when dia of particles is less than 0.1 mm and flow is laminar। ठीक है, तो यहां पर DI क्या है हमारे पास, वेयर DI इज दी डाया ऑफ एनी साइज पार्टिकल और D कंसर्न क्या है हमारे पास, डाया ऑफ कंसर्न साइज ऑफ। बाकी जो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये इट कैन बी यूज्ड इन ऑल केसेस, कैन बी यूज्ड in all cases when surface OFR is mentioned in question। तो ये वाला फॉर्मूला हम जो है वो हमेशा यूज कर सकते हैं जब भी हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा हो। अब इस पे से क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा उस पर विचार किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने से पहले एक बेसिक की बात ध्यान रख लेते हैं। टू हैव दी हायर सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी, अगर मुझे सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, सरफेस ओवरफ्लो रेट हैज टू बी लो। सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मीन्स हम जितने छोटे से छोटे पार्टिकल को कंसर्न रख के सेटल डाउन कराना चाहेंगे, सेटल डाउन करवाना चाहेंगे, उससे बड़े हर पार्टिकल 100% सेटल होंगे, हेंस सरफेस OFR जितना छोटा होगा, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन उतनी ज्यादा होगी। इसको एक और भी तरीके से समझा जा सकता है, जरा देखो यहां पर, अगर आपको निकालना है कि परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल, छोटी साइज के पार्टिकल के कितने परसेंट रिमूव होने के चांसेस हैं, अगर तुमने ये वाली वैल्यू छोटी कर दी तो इसके ऊपर तुम जितने छोटे से छोटे साइज के पार्टिकल की वेलोसिटी रखोगे, आपका परसेंटेज रिमूवल ज्यादा ही आएगा। मतलब छोटी से छोटी साइज का पार्टिकल भी उसके निकलने की संभावनाएं ज्यादा हैं
हमारे पास वो इंडिकेट करता है कि एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक में ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, मतलब टैंक तो पूरा कांस्टेंट है हमारे पास, जितना यहां से पानी एंटर किया उतने ही क्रॉस सेक्शन में वो चलते चले जाएगा और उतने ही क्रॉस सेक्शन से बाहर भी हो जाएगा। तो हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक नाइदर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज चेंजिंग नॉर द प्लान एरिया, ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है ना प्लान एरिया चेंज होता है। तो जो डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज डिपेंड करता है एरिया पर और वेलोसिटी पर। तो अगर डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। डिस्चार्ज तो हम डिजाइन डिस्चार्ज भेज ही रहे हैं ना हमेशा, अगर वो भी कांस्टेंट है और साथ में हमारे पास एरिया जो है वो बदल नहीं रहा है, ना तो प्लान एरिया बदलता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है, मतलब ना VH बदलेगा और ना VS बदलेगा, दोनों ही नहीं बदलेंगे। मींस फॉर सेम डिस्चार्ज देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन VH एंड VS ऑफ द पार्टिकल। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास यहां पर हम ये कह सकते हैं VH भी कांस्टेंट है, VS भी कांस्टेंट है, दोनों ही नहीं बदल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास हमारा जो पार्टिकल नीचे आएगा वो कुछ ऐसे नीचे आएगा, और जब वो ऐसे नीचे आएगा, जब दोनों ही नहीं बदल रहे हैं, तो पार्टिकल कौन सा पाथ लेकर नीचे आएगा, हमारे पास स्ट्रेट पाथ में नीचे आएगा। स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। तो पार्टिकल नीचे आएगा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए। कब? जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक हो, वो भी रेक्टेंगुलर प्लान का। कब होगा हमारे पास ऐसा? रेक्टेंगुलर प्लान का। हमारे पास ये कंडीशन वैलिड इन रेक्टेंगुलर प्लान हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वाटर सैंपल है जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है शोन, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 1000 ग्राम के बराबर है एंड सरफेस ओएफआर आपको दे रखा है। सरफेस ओएफआर है 0.35 mm पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको सरफेस ओएफआर पता है तो आपको यह भी पता होगा हर वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सरफेस ओएफआर से ज्यादा, वो 100% रिमूव होंगे। ठीक है, आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm साइज के पार्टिकल की दे रखी है, सेटलिंग वेलोसिटी 0.2 mm साइज के पार्टिकल की दे रखी है, सेटलिंग वेलोसिटी 0.3 mm साइज के पार्टिकल की दे रखी है, सेटलिंग वेलोसिटी इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, सबकी दे रखी है। ठीक है, हमारे पास ये बन जा रहा है हमारा क्या? OFR। तो ये क्या बन जाएगा? कंसर्न साइज। लेकिन बात ये आती है कि हमारे पास हमें निकालना क्या है? परसेंटेज रिमूवल निकालना है स्मॉलर साइज पार्टिकल का। स्मॉलर साइज पार्टिकल का परसेंटेज रिमूवल निकालने अगर गए तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बने हुए हैं। हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कौन कितना नीचे बैठ रहा है, तो हाइट वाला फॉर्मूला अलग हटा दो। अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और डाया वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डायमीटर वाला फॉर्मूला क्या होता है? जब डाया ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 0.1 mm। ये तो 0.1 mm है, लेकिन ये सब क्या है? बड़ी साइज है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास 0.1 mm साइज के पार्टिकल 10% है, ये 20% है, 15% है, ये 5% है, ये 30% है, 20% है, और टोटल 1000 ग्राम के पार्टिकल है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? हजार ग्राम का 10% कितना निकल कर आएगा? 100 ग्राम। 1000 ग्राम का 20% कितना आएगा? 200 ग्राम। 15% 150 ग्राम, 50 ग्राम, 300 ग्राम और 200 ग्राम। टोटल कितना होता है? 100, 300, 450, 500, 800, 1000। टोटल मिलाकर होता है ये 1000 ग्राम। अब ये देखना है, पानी के अंदर आ तो रहे हैं 0.1 mm साइज के 100 ग्राम पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ये है, इस साइज के 200 ग्राम पार्टिकल जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी ये है, इस साइज के इस साइज के 150 ग्राम पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी ये है सरफेस ओएफआर। सरफेस ओवरफ्लो रेट से या उसके बराबर के सेटलिंग वेलोसिटी वाले पार्टिकल सिस्टम में से 100% रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो उतनी तेजी से नीचे बैठ जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास particles whose Vs is greater than equal to OFR will settle 100% इन टैंक। वो टैंक में 100% सेटल डाउन कर जाएंगे। लेकिन हमारे पास particles whose Vs is less than OFR will not settle 100% and percentage removal for this can be कैलकुलेटेड। इनके लिए परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे करते हैं उसी को समझते हैं। हमारे पास यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? परसेंटेज रिमूवल इक्वल टू, हमारे पास परसेंटेज रिमूवल इक्वल टू डाया, किसी ith पार्टिकल का यूज नहीं कर सकते, हमें तो Vs वाला यूज करना है। तो किसी आर्बिट्ररी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दी सरफेस OFR इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें से हमारे पास अगर मैं बात करूं फॉर 0.1 mm पार्टिकल, फॉर 0.1 mm पार्टिकल परसेंटेज रिमूवल होगा, कितनी है वेलोसिटी इसकी? 0.1 mm वाले की 0.2 मीटर पर mm पर सेकेंड, और सरफेस OFR कितना है? 0.35। तो हमारे पास 0.2 अपॉन 0.35 इंटू 100। बात करता हूं फॉर 0.2 mm पार्टिकल परसेंटेज रिमूवल होगा, इसे लिखता हूं परसेंटेज रिमूवल 1, इसे लिखता हूं परसेंटेज रिमूवल 2। दिस इज गोइंग टू बी, कितनी वेलोसिटी है इसकी? 0.25। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.35 इंटू 100। यहां लिखता हूं फॉर 0.3 mm पार्टिकल्स परसेंटेज रिमूवल 3
बनेगा 0.3 अपॉन 0.35 इंटू 100। तो हमारे पास कितना परसेंटेज रिमूवल आ रहा है, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.35, 57.15%। अगर 0.25 डिवाइडेड बाय 0.35 करते हैं तो ये बनेगा 71.43%। और अगर 0.3 डिवाइडेड बाय 0.35 करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 85.72%। तो 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm ये तो हमारे पास कैसे रिमूव हुए, इतनी इतनी क्वांटिटी में रिमूव हुए। जरा ध्यान से देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी करीब होगी सेटलिंग वेलोसिटी, मतलब OFR के करीब, उसका उतना ज्यादा रिमूवल होगा। एक और भी चीज ध्यान देते हैं यहां से, हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज रिमूवल 3 तो हो गया है, बात करते हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6 किसकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। 4, 5, 6 हमारे पास परसेंटेज रिमूवल 4, 5, 6 ऑफ बिगर पार्टिकल इज 100%, इज 100%। तो टोटल परसेंटेज रिमूवल कितना होगा सबका मिलाकर, उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बात करते हैं परसेंटेज रिमूवल टोटल, तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने पार्टिकल हमारे सिस्टम में आए, कितने आए, 1000 ग्राम के बराबर, इनटू परसेंटेज। रिमूव कितने हुए, तो जरा ये देखकर बताओ मुझे कि हमारे पास 50 ग्राम के पार्टिकल 100% आए, 100% रिमूव हुए। 300 ग्राम के पार्टिकल 100% आए, 100% रिमूव हुए। 200 ग्राम के पार्टिकल 100% आए, 100% रिमूव हुए। तो कैसे लिखूंगा इसको, पचास प्लस 300 प्लस 200, ये हमारे पास 100% रिमूव हुए, आए थे 100%। प्लस ये जरा देखो, 100 ग्राम पार्टिकल आए, रिमूव कितने हुए, 57.15%। 200 ग्राम पार्टिकल आए, रिमूव कितने हुए, 71.43%। 150 ग्राम पार्टिकल आए, रिमूव कितने हुए, 85.72%। तो ये जो हमारे पास यहां डाटा है 100, 200 और 150, इनको जरा देखो कैसे लिखते हैं। हमारे पास 100 ग्राम के पार्टिकल आए और रिमूव हुए 57.15, इतने रिमूव हुए, आए कितने थे, 100%। तो 100% रिमूव हुए, 100% आए थे। 57.1% रिमूव हुए, 100% आए थे। प्लस 200 ग्राम के पार्टिकल कितने रिमूव हुए, तो वो है 71.43%। 71.43% रिमूव हुए एज कंपेयर टू 100% आए थे। प्लस 150 ग्राम के पार्टिकल है हमारे पास, कितने रिमूव हुए, 85.72। तो 150 ग्राम वाले पार्टिकल 85.72% आए, रिमूव हुए, 100% आए थे। तो हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब जरा देखो, दिस कैन बी रेफर्ड एज 300, 200, 500, 550। तो 550 ग्राम पार्टिकल तो हमारे पास वैसे के वैसे ही आ गए। प्लस 100/100 गया, कितने ग्राम, मतलब ये ग्राम में है, परसेंटेज गया, कितने बचेंगे,
57.15 ग्राम प्लस 200/100 बचेगा 2, तो 2 इंटू 71.43, तो 2 इंटू 71.43 बनेगा 142.86 ग्राम। और फिर ये है 150 ग्राम पार्टिकल जो 85.72% रिमूव हुए एज कंपेयर टू जितने आए थे, तो ये बनेगा हमारे पास 1.5 कटेगा, तो बनेगा 1.5 मतलब 85.72 इंटू 1.5 comes out to be 128.58 ग्राम। इतने रिमूव हुए, आए थे 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा ये, कर लेते कैलकुलेट। 550 प्लस 57.15 प्लस 142.86 प्लस 128.58 comes out to be 878.59 ग्राम एज कंपेयर टू 1000 ग्राम जो सिस्टम में आए थे इनटू 100। कैलकुलेट करेंगे इसे, आंसर वुड कम आउट टू बी एज 87.58% के बराबर। तो टोटल परसेंटेज रिमूवल कितना आया, 87.58%। बचा हुआ 13% के लगभग जो नहीं रिमूव हो पाए उनका क्या करेंगे, वो सिस्टम में आगे चले जाएंगे। उनको आगे रिमूव करने का सोचा जाएगा, कैसे, तो वो है कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन प्रोसेस में। तो अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक में हमारे लॉन्गिट्यूडनल फ्लो वाले टैंक के बारे में पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक में ही अगर रेडियल फ्लो होता है तो क्या, तो उसमें कैसे हम जो है वो रिमूवल देखेंगे। हम आज के लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अप टिल हियर। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप लेकर जाइए जो कि आपको हेल्प करेगी। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एईसी प्लस पर आपको सार्थक बैच मिलेगा, जहां पर हम एसएससी जेई के लिए एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन क्लासेस से ही आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। अगर आपका फोकस इंडिया में किसी भी एई और जेई एग्जाम को लेकर है तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर ऑफलाइन क्लास विजय बैच में, जो आपके किसी भी इंडिया के एई और जेई एग्जाम को फोकस कर रहा होगा। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक है किसी भी जेई और एई एग्जाम में, तो आप ये सब्जेक्ट्स कवर अप कर सकते हैं इस नॉन टेक के महापैक में, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द एईसी प्लस ऐप। आप अगर एसएससी जेई 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं विच इज ऑफ एवरी काइंड, सिर्फ टेक्निकल, सिर्फ नॉन टेक्निकल, कंप्लीट सिलेबस, पीवाईक्यूज, वीवाई, सब कुछ, सारे तरह के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप जरा इसे विजिट करिएगा ऑन टू द एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।